एक अभिषेक नाम का लड़का अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करता है। पार्टी करके दोपहर के लगभग 2 बजे अपने घर आता है और घर आकर के दरवाजे पर डोरबेल बजाता रहता है। कोई डोरबेल का जवाब नहीं देता तो वो अपने पापा के पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन पापा भी फ़ोन नहीं उठाते। परेशान होकर फिर डोरबेल बजाता है, फिर मम्मी को कॉल लगाता है, मम्मी भी नहीं उठाती। बहन को लगाता है, बहन भी नहीं उठाती। और आखिर में घर के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल लगाता है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। बाहर खड़ा खड़ा दरवाजे को पीटता रहता है, दरवाजे को बजाता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसकी घबराहट शुरू हो जाती है, वो डर जाता है कि आखिर माजरा क्या है। वो अपने मामा को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मामा जी, ऐसे ऐसे मैं बहुत देर से गेट के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा, ना ही कोई फ़ोन उठा रहा है। मामा कुछ ही दूरी पर रहा करते थे, तुरंत से वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही आते हैं, आकर के किसी तरह से दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर का जो नज़ारा होता है देखकर सबके होश गुम हो जाते हैं। पिता, माता, बहन और साथ में नानी की लाश वहाँ पर पड़ी होती है। लोग देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गोली बहुत पास से किसी करीबी ने मारी हो। लेकिन आखिर में उन्हें मारने वाला कौन था जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया? ये विषय इतना चर्चा का विषय बन जाता है कि आग की तरह जब ये खबर फैलती है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, तो लोगों में सनसनी फैल जाती है कि ऐसे चौहरे हत्याकांड में आखिर शामिल कौन था। लेकिन जब इस मामले का खुलासा होता है तो लोगों के होश गुम हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हकीकत में आज भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है रोहतक की एक जगह लगती है विजयनगर। विजयनगर में साल 2021 अगस्त के दोपहर की बात है। एक बिजनेसमैन होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, नाम होता है प्रदीप मलिक। वो अपने परिवार के साथ एक विजयनगर में रहते थे। उनके साथ में उनकी पत्नी बबली मलिक, उनकी बेटी नेहा मलिक, उनका बेटा अभिषेक मलिक और उनकी पत्नी की सास यानी कि बच्चों की नानी भी वहीं रहा करती थी। अभिषेक मलिक की उम्र 20 वर्ष थी, वहीं जो नेहा मलिक थी उसकी उम्र अभी 18 वर्ष थी। अब बात करते हैं कि साल 2021 अगस्त को जब दोपहर में 2 बजे जो अभिषेक है वो पार्टी करता है और पार्टी करके जब घर वापस आता है तो घर वापस आने के बाद बहुत देर तक डोरबेल बजाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में अपने मामा को बुलाता है। मामा आते हैं, आकर के ऐसे तैसे दरवाज़ा खोला जाता है और देखकर अंदर लोगों की रूह कांप जाती है। जैसे ही जाते हैं हॉल में प्रदीप मलिक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत पास से उनकी कनपट्टी पर गोली मारी है और गोली मारने के बाद उन्हें वहीं पटक दिया। दूर दूर तक खून के छींटे लगे हुए थे। अब जो अभिषेक है वो दौड़ता भागता अपने बेडरूम की तरफ भागता है। जैसे ही जाता है देखता है कि उसकी जो बहन है वो वहीं पर पड़ी हुई है, उससे भी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। उसके भी खून के छींटे दूर दूर तक फैले हुए हैं। आगे जाता है तो देखता है उसकी नानी बिस्तर पर ढेर हुई पड़ी है, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही साथ जो उसकी माँ है वो बिस्तर से नीचे पड़ी हुई है, वो भी खून से लथपथ है। अब लोग देखकर दंग रह जाते हैं, आखिर ऐसा चौहरा हत्याकांड किसने किया? स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, जाकर के फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जांच शुरू होती है और अब बारीकी से ये देखना शुरू किया जाता है कि आखिर माजरा क्या है। अब पुलिस इस चीज को समझ नहीं पाती है कि आखिर अगर मारने वाले ने, ये तो निश्चित था कि किसी ने दुश्मनी के तहत पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी का या किसी चीज का मामला है तो उन्हीं के घर का इकलौता वारिस अभिषेक मलिक जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ ही रही होती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कोई क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस उन लोगों का इतिहास भूगोल खंगालना शुरू कर देती है। इतिहास भूगोल खंगालने के बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे संदिग्ध माना जाए।
अब धीरे धीरे पुलिस अपने तरीके से जांच करना शुरू करती है, सोचती है कि अगर इस तरह से कत्ल हुआ है तो ज़रूर कोई करीबी ही होगा। फिर उसमें उसके चाचा, बुआ, रिश्तेदार, मामा कोई भी हो सकता था और यहाँ तक कि अभिषेक मलिक भी हो सकता था। सबसे पहली सुई पहुँचती है अभिषेक मलिक के ऊपर। अभिषेक मलिक से पूछताछ शुरू की जाती है, उससे पूछा जाता है कि घटना जिस दिन घटित हुई उस दिन तुम कहाँ थे? तो वो कहता है कि जब घटना घटित हुई मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो जगह का नाम बताता है। पुलिस जाती है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और ये पक्का हो जाता है कि अभिषेक वहाँ पर पार्टी कर रहा था। इससे साफ हो जाता है कि अभिषेक ने ये कत्ल नहीं किया। अब पुलिस का रुख दूसरी तरफ बदल जाता है, लेकिन अब बात थी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस इस चीज़ की छान खबर कर सकती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है। फॉरेंसिक लैब में जब जांच की रिपोर्टें आती हैं तो पता चलता है कि सबको बहुत ही पास से कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। ये निश्चित था कि किसी ने, बहुत ही जानने वाले ने बड़ी बेरहमी से उन लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब पुलिस अपनी जांच कर ही रही होती है, तभी पुलिस को जब ये उनकी कॉल डिटेल खंगालना शुरू करती है। जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो 11 से 12 बजे के बीच में तीनों चारों ने किसी से भी बात नहीं की थी। ना ही प्रदीप मलिक ने, ना ही बबली जी ने, ना ही उनकी नानी ने, इन्होंने किसी से बात नहीं की, ना ही नेहा मलिक ने। अब अभिषेक की जो देखा गया तो पता चला कि अभिषेक ने कहा था कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचा उसने सभी को कॉल किए, लेकिन कॉल तो उसने किए ही नहीं थे। कोई भी कॉल डिटेल उसको नहीं मिलती। अब पुलिस की जांच वापस से अभिषेक के ऊपर घूम जाती है। अभिषेक को वापस से उठाया जाता है और उठा करके पूछताछ करना शुरू किया जाता है। अभिषेक से जब पूछताछ शुरू की जाती है तो अभिषेक ऐसे ही बता रहा होता है जो उसने पहले कहानी बताई थी, जैसे वो डरा हुआ, सहमा हुआ है। लेकिन इसी बीच पुलिस एक चीज़ पर गौर करती है कि जो अभिषेक है उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग है, यानी मतलब वो जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं। कुछ उसके ऊपर पुलिस वालों को आशंका सी होती है। अब वो पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। अब पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछा जाता है कि आखिर अभिषेक की सच्चाई क्या है। धीरे धीरे लोगों से पता चलता है कि जो अभिषेक है वो वास्तव में दिखता तो लड़का है, लेकिन वो लड़का नहीं है। दरअसल उसके अंदर समलैंगिक गुण है, वो एक गे है। अब ये घटनाक्रम जैसे ही पता चलता है अभिषेक को दोबारा बुलाया जाता है और उसके फ़ोन की जांच शुरू हो जाती है। अब जैसे ही फ़ोन की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ तस्वीरें एक लड़के के साथ में हैं, जिसके साथ बहुत सारी चैटिंग्स हैं। उसमें आई लव यू कार्तिक करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अब ये क्लू नहीं था कि इसमें किसी का कत्ल का हाथ है, लेकिन अब कहानी पूछी जाती है। पुलिस अभिषेक को बिठा लेती है और उससे पूछना शुरू करती है। पहले अभिषेक इधर उधर की बातें करता है, लेकिन अंत में जब पुलिस अपनी वाली पे आती है तो उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि जो तुम्हारा दोस्त है उससे भी उठा लिया जाएगा। इस डर से अब अभिषेक बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बात थोड़ी सी पीछे है। मैंने जैसे ही 12वीं की पढ़ाई की, मैं दिल्ली में चला गया एयरलाइन कंपनी का कोर्स करने के लिए। जब मैं वहाँ पर ये कोर्स कर रहा था तभी मेरी दोस्ती कार्तिक नाम के एक लड़के से हुई। कार्तिक की आदतें भी मेरी तरह थी, कार्तिक भी मेरी तरह गे था, यानी समलैंगिक था। अब उसकी और मेरी आदतें और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। हम दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरे प्यार संबंधों में बदल चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद वो कोर्स ख़त्म हो जाता है और हमें अपने अपने घरों में आना पड़ जाता है। वो अपने चला जाता है, मैं अपने। लेकिन अब भी मेरा मन कार्तिक में अटका हुआ था। मेरे अंदर जो भी कुछ था, मैं सामान्य तरीके से अपने आप को लड़की जैसा मानता ही नहीं था। मैं अंदर से अपने आप को लड़की जैसा फील करता था और घर वाले मुझे लड़का बना करके रखते थे, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा था। अंततः मैंने ये सोचा क्यों ना मैं कार्तिक से यहीं पर मिलना शुरू कर दूं।
अब मैं कार्तिक को यहाँ पर बुलाने लग गया। कार्तिक को मैंने अपने घर वालों से अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में मिलाया। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि घर वाले इस बात से बेफिक्र थे कि हमारे बेटे, इकलौते बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। अब बता दें कि जो प्रदीप मलिक हैं, वो पैसे में बहुत रसूखदार थे। प्रॉपर्टी डीलर का उनका काम था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अथाह संपत्ति थी। इस वजह से उन्होंने, जैसे कहते हैं कि जहाँ धन होता है वहाँ मुसीबतें भी आती हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे गार्ड रखे हुए थे, बंदूकधारी। और यहाँ तक कि उन्होंने एक गन भी घर में अपने लाइसेंस के रूप में रखी हुई थी, जिसे उन्होंने अपने बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस में चलाना सिखाया हुआ था। उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को भी वो गन चलानी आती थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे आकर कि जो कार्तिक है अब उनके घर आना शुरू कर देता है। पहले वो लोग होटलों में मिला करते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, ज़्यादातर समय बाहर ही बिताया करते थे। लेकिन अब वो कार्तिक के करीब बहुत ज़्यादा आ गया, उसके बिना उससे रहा नहीं जाता था। अब कार्तिक उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ऐसा होने लगा कि कार्तिक लगभग 7-7 दिन तक उसके घर में, उसी के बेडरूम में रुकता था, लेकिन घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। लोगों की नज़रों में और परिवार की नज़रों में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन अचानक से एक दिन नेहा उन दोनों को रिलेशन बनाते हुए देख लेती है। वो देख करके सीधा अपने पापा को बताती है, और पूरे परिवार को ये बात जब पता चल जाती है तो परिवार वाले उसे कार्तिक से मिलने नहीं देते। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, वो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब वो कार्तिक से मिल नहीं पा रहा था, वो बहुत परेशान था। कार्तिक भी अब उससे मिलने के लिए परेशान है। बताया जाता है कि अभिषेक ने अपने सीने पे आई लव यू कार्तिक भी लिखवाया हुआ था। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब जैसे ही धीरे धीरे ये बात घर वालों को पता चली, घर वालों ने उसके ऊपर रोक लगा दी। अब वो कार्तिक से मिल नहीं पाता। अब कार्तिक से ना मिलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। आखिर में एक दिन वो परेशान होकर कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है पापा, क्योंकि मैं अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता हूँ, और मैं अपना लिंग परिवर्तन करवा के कार्तिक के साथ शादी करके कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊंगा, आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो प्रदीप मलिक हैं वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमारे इकलौते वारिस हो, एक लड़के होकर के तुम ऐसी ओछी हरकतें करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसा कहकर उसे वापस से मारा पीटा जाता है और उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अब वो कार्तिक से मिल नहीं पा रहा, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे ऐसा लगता है उसके प्यार को छीना जा रहा है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। आखिर में वो एक प्लान बनाता है कि मुझे इनको अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर मुझे जो दौलत मिलेगी उससे मैं अपना जेंडर चेंज कराऊंगा और कार्तिक के साथ कहीं बाहर जाकर अपना घर बसा लूँगा। बस इसी वजह से उसके दिमाग में खुफिया प्लानिंग चलती है। वो 10 दिन पहले ही इस प्लानिंग को अंजाम देने वाला था, लेकिन उसके पापा के परिचित वहाँ पहुँच जाते हैं और वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन अंततः एक दिन वो अपने पिता की रिवॉल्वर चुरा लेता है, और चुराने के बाद अपनी बहन के पास जाता है और बहन के सामने खड़ा होकर के उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और बाहर से अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। बहन को समझ पाती उससे पहले उसके सर में गोली दाग देता है। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ कर दी जाती है कि किसी को उसकी आवाज़ भी ना आए। अब वो सीधा जाता है अपने कमरे में और अपनी नानी को आवाज़ देता है कि नानी, मैं गिटार की धुन बजा रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। उसे गिटार बजाने का बेहद शौक था। नानी खुशी खुशी से उसके कमरे में चली जाती है। वो नानी के ऊपर भी गोली दाग कर मार देता है। नानी बेड पर गिर जाती है। अब नीचे आता है, आकर देखता है उसकी माँ खाना बना रही होती है। खाना परोसकर जैसे ही ले जा रही होती है, वो कहता है कि नानी मेरे कमरे में है, आपको वहाँ बुला रही हैं। वो खाना लेके जैसे ही कमरे में पहुँचती हैं, कमरे में जाते ही जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो माँ के साथ साथ वो उन्हें भी गोली मार देता है। अब सब उसके रास्ते से हट चुके थे। मेन इंसान थे उसके पिता। वो नीचे बैठकर किसी प्रॉपर्टी के बारे में किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। अब वो जाकर अपने पिता के बगल में बैठ जाता है और फ़ोन कटने का इंतज़ार करता है। जैसे ही फ़ोन कटता है, उसके पिता को समझ पाते इससे पहले वो उनकी कनपटी पे बंदूक तानता है और रिवॉल्वर
चला देता है। अब सब के सब मर चुके थे, अब अंदर से ही दरवाज़ा लॉक करता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है और कार्तिक ने जहाँ पहले ही पार्टी रखी हुई थी, वहाँ जाकर पार्टी एन्जॉय करता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो कार्तिक पार्टी करते हुए मिला, जबकि कत्ल तो वो पहले ही करके जा चुका था। ये सारी घटना को जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला शुरू होता है जब नेहा अ, कार्तिक और अभिषेक को एक साथ रिलेशन बनाते हुए देख लेती है। यहीं से जो कार्तिक है उसके मन में एक नफ़रत पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ये घर वाले उसके प्यार के बीच में आड़े आ रहे हैं, ये उसके प्यार में बाधाएँ डाल रहे हैं, उससे उसको नहीं मिलने देंगे और ये उसके साथ उसे नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं उन्हें रास्ते से ही हटा देता हूँ। और आखिर में पुलिस इस गुत्थी को सुलझा लेती है कि एक लड़के ने एक लड़के के प्यार में अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी भी अपने बच्चों को इतना आज़ाद ना छोड़ें कि उनकी हरकतों पर आप ध्यान ही ना दे पाएँ। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस माहौल में हैं, आखिर कैसे वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कौन-कौन है और आखिर वो क्या-क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।